हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 7 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में संक्रमण का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस महामारी से निपटने के लिए 15 जून तक राज्य के सभी 38 जिलों में सैंपल की जांच होने लग जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार मरीजों की जांच की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 5000 सैंपल की जाँच करने की क्षमता विकसित हो गई है। अभी RT-PCR मशीन से 4 से 5000 मरीजों की जाँच हो रही है तथा शेष जाँच CB नेट और टू नेट्स मशीन से राज्य के 26 केंद्र पर की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार सभी जिलों में जांच की व्यवस्था करनी है। इसके लिए 15 जून तक राज्य के सभी जिलों में जांच शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें, ताकि किसी आपदा में अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उस नुकसान की भरपाई हो सके। भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, सूखा, तूफान, बाढ़, आगजनी, बादल फटना, फसल में कीड़े लगने और शीतलहर से आपकी फसल नष्ट होने पर नुकसान की भरपाई मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करती है। हालांकि इस स्कीम से भी जुड़े न होने पर भी किसानों को फसल के नुकसान की स्थिति में बैंकों से बड़ी मदद मिल सकती है। 31 जुलाई तक बैंक शाखा को किसान अपनी एक फोटो, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, खेत का खसरा नंबर और खेत में फसल का सबूत पेश करना होगा। बिहार के 21 जिलों में शनिवार को 147 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4745 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सुपौल में 17, पूर्वी चंपारण में 8, शिवहर में 3, पश्चिमी चंपारण में 11, भागलपुर में 9, पूर्णिया में 15, मधुबनी में 16, पटना में 3, गया में 1, वैशाली में 5, सीवान में 7, सारण में 10, जहानाबाद में 1, बक्सर में 3, अरवल में 2, कैमूर में 4, भोजपुर में 4, अररिया में 4, किशनगंज में 8, दरभंगा में 5 और समस्तीपुर में 10 संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 2233 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और वे स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 113 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दे दी है और होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है। सीमांचल, मिथिलांचल सहित लगभग पूरे बिहार में कल बादल छाए रहे और झमाझम बारिश हुई। सीमांचल में जोरदार बारिश हुई। कुल 64.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह 2016 और 2018 में पूरे जून माह में हुई कुल बारिश से भी अधिक है। जून 2018 में पटना में 36 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2016 में जून में 58.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सोमवार को भी दक्षिणी पश्चिमी बिहार को छोड़कर कई स्थानों पर बारिश होगी। पटना में भी बादल छाए रहेंगे। यहाँ 1-2 स्थानों पर वर्षा होगी। उधर बारिश के कारण दिन का तापमान 9 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बने हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होने लगा है। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण रविवार से मौसम साफ होगा और धूप निकलेगी। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को गुस्से में दिखे। प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर अपना गुस्सा दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को दोयम दर्जे का मानती है। दरअसल बीते 29 मई को पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें ADG अमित कुमार की तरफ से यह लिखा गया कि दूसरे राज्यों से जो बिहार मजदूर आ रहे हैं उन्हें रोजगार देना संभव नहीं है, इसलिए वे तनाव में रहेंगे। तनाव में होने की वजह से वे विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और गलत रास्ते की ओर चल पड़ सकते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों को बिहार का नागरिक नहीं समझती है। ऐसे में CM नीतीश कुमार बिहार की जनता के सामने माफी मांगे। बिहार के गया जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जदयू सांसद विजय मांझी अपनी ही सरकार के पुलिस विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बाराचट्टी थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। वे SSP राजीव मिश्रा को बाराचट्टी थाना पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। सांसद विजय मांझी ने कहा है कि वे अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर अक्सर अधिकारियों को फोन करते रहते हैं, पर बाराचट्टी थाना अध्यक्ष उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को मिले अधिकार का हनन है। यही वजह है कि वे थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। किसानों को खेती किसानी के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2000 रुपये और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान स्कीम के CEO विवेक अग्रवाल ने बताया कि अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वह स्कीम की 6ठी किस्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9 करोड़ 54 लाख का डाटा वेरीफाई हो चुका है। मतलब साफ है कि इस योजना में जो भी पैसा भेजा जाएगा उसका लाभ 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा।
संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए बीजेपी ने बिहार में 2 बड़ी वर्चुअल रैली करने का ऐलान किया है, जिसमें पहली रैली देश के गृह मंत्री अमित शाह की होगी। इसमें वे दिल्ली से ही बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। 7 जून को होने वाली बीजेपी की ये रैली कई मायनों में खास होने वाली है। ये रैली वर्चुअल होगी और इसमें 3,50,000 लोगों को जोड़ने की तैयारी में है। इसकी तैयारी को लेकर बीजेपी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता बिहार में लैंड कर चुके हैं और मैराथन मीटिंग कर रहे हैं और इस रैली को सफल बनाने के लिए हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। भले इस रैली को वर्चुअल आयोजन की जा रही है, लेकिन सब कुछ रियल रैली के ही जैसी होगी। मसलन जिस तरीके से रैली में मंच सजते हैं, उस तरीके से दिल्ली और पटना में मंच को सजाया जाएगा। उस मंच पर प्रोटोकॉल के मुताबिक छोटे से बड़े नेता भी बैठेंगे। रैली शुरू होने से पहले स्वागत भाषण से लेकर स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। ये सब कुछ वर्चुअल ही आयोजित किया जाएगा। इस रैली में दिल्ली के मंच पर बिहार के केंद्रीय स्तर के 5 नेता जहां अमित शाह होंगे वहीं बैठेंगे। वहीं बिहार के पटना में बनाए जाने वाले मंच पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संजय जायसवाल सरीखे नेता बैठेंगे। विधानसभा चुनाव करीब देखकर बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। कल रात महागठबंधन के 3 दलों के नेता आपस में मिले। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लगभग 11:30 बजे रात तक चली बैठक में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश सहनी ने बातचीत की। बताया जाता है कि चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में समन्वय समिति के संगठन एवं सीट शेयरिंग के संबंधों में तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बातचीत का ब्यौरा देने से इन नेताओं ने फिलहाल इनकार किया है। बिहार के 38% वोटर भले ही अशिक्षित है, लेकिन 80% वोटरों का मानना है कि मतदान उनका अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए वे चुनाव के दिन बूथ तक जाते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। पिछले आम चुनाव में राज्य में वोट प्रतिशत गिरने के 2 सबसे बड़े कारण सर्वे में आया है। जी हां, पता चला है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान से इसलिए वंचित हो गए हैं क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि वोट के दिन वे शहर से बाहर रहने के कारण मतदान नहीं कर सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चमकी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित रोगियों के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में 72 करोड़ की लागत से बना देश का पहला 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा यूनिट और 60 बेड का इंसेफ्लाइटिस वार्ड है। आपको बता दें कि पिछले साल बिहार के कुछ हिस्सों में फैली बीमारी की वजह से अस्पताल में मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने 100 बेड का पीको अस्पताल बनाने का फैसला किया था, जिसका फाउंडेशन 25 सितंबर 2019 में रखा गया था और आज उसका लोकार्पण किया गया है। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थलों की तालाबंदी खत्म होगी। करीब 78 दिनों के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वार खुल जाएंगे। हालांकि अब संक्रमण के चलते पूजा अर्चना की पहले की तरह नहीं होगी। जी हां, धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लगभग 300 वर्ष प्राचीन और देश के प्रमुख मंदिरों में शुमार महावीर मंदिर पटना जंक्शन सोमवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। अभी सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही दर्शन पूजन हो सकेगा। राजधानी पटना के खाजपुरा में दीपक कुमार ने पटना एम्स में शुक्रवार को प्लाज्मा दान किया है। जी हां, वो बिहार झारखंड के पहले प्लाज्मा डोनर है। पटना एम्स की ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर नेहा ने बताया कि खाजपुरा के दीपक को संक्रमण से ठीक हुए 28 दिन हो चुके हैं। एनएमसीएच में हुई जांच में दीपक संक्रमण मिले थे। उनके भाई भी पॉजिटिव आए थे। उनके प्लाज्मा से एम्स में भर्ती एक गंभीर मरीज का इलाज करने की तैयारी है। डॉक्टर नेहा ने बताया कि इनके ठीक होने की जानकारी मिली तो मैंने दीपक से बात की, वे प्लाज्मा देने के लिए तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को पटना एम्स में दीपक का प्लाज्मा लिया गया। दीपक ने कहा कि वे सब कुछ ठीक रहा तो दूसरी बार भी अपना प्लाज्मा डोनेट करेगा। जी हाँ, डॉक्टर नेहा ने बताया कि वे दीपक कुमार बिहार झारखंड के पहले प्लाज्मा डोनेटर बन गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पुलिस मुख्यालय की उस चिट्ठी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें प्रवासी के आने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी। आरजेडी नेता ने इसको लेकर एक बड़ा पोस्टर बनाया है, जिसे पटना के हर जगह पर लगाया जा रहा है। इस पोस्टर में उस चिट्ठी का ओरिजिनल फोटो भी है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से कई सवाल भी पूछ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव खुद पोस्टर लगाने पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय में पहुंचे और फुल एक्शन में दिखे। सीधे आरजेडी कार्यालय से बाहर पोस्टर खुद से लगाने लगे। तेजस्वी यादव सीढ़ी पर चढ़कर पोस्टर लगा रहे थे। आपको बता दें कि यह पहली दफा है जब तेजस्वी यादव इस तरह से सरेआम पोस्टर लगाते हुए दिखे। अनलॉक 1 शुरू होते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के खिलाफ एसटीईटी परीक्षार्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है।
और एक बार फिर से रिजल्ट की मांग उठने लगी है। परीक्षार्थियों का कहना है कि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने जानबूझकर परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि परीक्षा के 5 माह बाद जब रिजल्ट की बारी आई तो परीक्षा में धांधली बताकर परीक्षा रद्द कर दिया गया। परीक्षार्थियों के समर्थन में छात्र संगठन भी उतर आए हैं और जनाधिकार, छात्र परिषद और एबीवीपी ने रिजल्ट नहीं जारी होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी जारी की है। शुरुआती बारिश ने पटना नगर निगम और बुडको की नाला उराही की पोल खोलकर रख दी है। शुक्रवार और शनिवार को हुई बारिश के कंकरबाग और राजेंद्र नगर इलाके के निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। रामलखन पट और उसे जुड़े कई लिंक रोड में बारिश का पानी दिन भर जमा रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। झमाझम बारिश से एनएमसीएच के नोडल सेंटर के मेडिसिन और आईसीयू वार्ड में भी पानी घुस गया। बिहार में अब नाइट कर्फ्यू में भी बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट वाहन से यात्री यात्रा कर सकेंगे। जी हां, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने जाने की छूट दे दी गई है। इसके लिए सभी यात्रियों के पास अपना आई कार्ड तथा टिकट रखना अनिवार्य होगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होने की वजह से रेलवे, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शिकायतें मिल रही थी कि नाइट कर्फ्यू की वजह से वाहन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिससे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर लोगों को रात गुजारनी पड़ती थी। कई ट्रेन और फ्लाइट रात को पहुंच रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने प्लस पोलियो और पर्यावरण पर शुरू किए गए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का भी जिक्र किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि जब उन्होंने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर बिल गेट्स को बताया तो उन्होंने दिल्ली में जाकर एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर इशारों में सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा, यह फैसला बीजेपी को करना है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा विधानसभा चुनाव में नेतृत्व पर फैसला बीजेपी को ही करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर गेंद बीजेपी के पाले में क्यों डाल दी है। जब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, तो फिर चिराग पासवान ने यह सवाल खड़ा क्यों किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पृथ्वी दिवस के दिन 9 अगस्त को एक दिन में राज्य में 2,51,00,000 पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट को कम करने के लिए राज्य में शुरू किए गए जल जीवन हरियाली अभियान का एक प्रमुख हिस्सा वृक्षारोपण है। इसके तहत सभी तरह के सड़कों के दोनों ओर और तालाबों आदि के किनारों पर बड़ी संख्या में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके बाद बिहार का हरित आवरण 17% से भी अधिक हो जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।